Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is organs of government. अच्छा, organs of government में अगर हम बात करें, organs मीन्स होते हैं, मीन्स वो जो गवर्नमेंट जिनके बेस पे जो है वो गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। जो लॉ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जो उसको जो है वो लोगों तक लाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स में आती हैं। इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर अ सिंगल यूनिट, यानी मुमकिन नहीं है एक सिंगल यूनिट के लिए और अ सिंगल विंग टू लुक आफ्टर अ कंट्री वास्ट एज इंडिया। इंडिया के बड़े इतना बड़ा मुल्क इंडिया, इसमें एक यूनिट जो है इसकी निगरानी नहीं कर सकता। देयरफॉर इन ऑर्डर टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली द गवर्नमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड टू, गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे आपके पास फ्लो चार्ट बनाया है। पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहले अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, द लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी। ये क्या करती है, सिंपल से आप याद रखो, ये लॉ मेकिंग बॉडी है। क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। और उसके अलावा ऑफ द गवर्नमेंट इट फॉर्मुलेट्स लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, के लिए बनाती है और उसके लोगों के लिए, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द लेजिस्लेचर। याद रखना, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सेकंड हमारे पास है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? वंस द लॉज वाज मेड, जब कानून बना, दे हैव टू बी, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज़ डन बाय द एग्जीक्यूटिव। जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ कानून को, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज दस द लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? जैसे प्राइम मिनिस्टर आज हमारे पास हमें जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, उनके जो आगे मिनिस्टर जिनके, वो काउंसिल होती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर। इट मेक्स इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो द लॉ अलाइक। और वो एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जिसकी वजह से सारे इंडिया के जितने भी सिटीजन यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो उसको फॉलो कर सकें। द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो इंश्योर्स दैट द लॉ आर बीइंग फोर्स्ड प्रॉपरली एंड दैट ऑल द सिटीजन्स आर अबाइडिंग बाई द लॉ। द पीपल हु डू नॉट अबाइड बाई द लॉ आर पनिश्ड सूटेबली। अब जो कानून जो है सही तरीके से मानेंगे, अबाइड करेंगे, यानी जो है उनको कुछ नहीं है, लेकिन जो कानून को तोड़ेंगे उनके खिलाफ पनिशमेंट जो है वो सूटेबल पनिशमेंट रखी गई है। तीसरी है हमारे पास जुडिशरी। द थर्ड विंग ऑफ गवर्नमेंट इज इट्स जुडिशरी है। इट एंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यकीन दिलाती है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है वो काम कर रही है और लोगों के राइट्स को जो है वो पामाल नहीं करेगी, ठीक है। याद रखना, हमारे राइट्स जो है ना, क्या फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास हैं वो 14, आर्टिकल 14 से 31 तक हैं। अच्छा, वाइल द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वर्क इन टेंडम। अब मैंने अभी टेंडम हमने यहाँ पे अभी देखा था, टेंडम क्या होता है? वर्किंग टुगेदर। जब ये दोनों मिलके काम करते हैं, द जुडिशरीज एंड इंडिपेंडेंट। इसमें जो है सबसे अहम जो है वो जुडिशरी है। इट कीप्स ए चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये चेक करते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से रन कर रही है, फंक्शन कर रही है, क्या कर रही है। द जुडिशरी फंक्शन थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कोर्ट के जरिए। किसके कोर्ट के जरिए? अब कोर्ट्स में क्या होता है? पहला एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके अलावा लोअर कोर्ट है। अब इनको आपने क्या करना है? इनको सही ऑर्डर में लाना है। देखना, सबसे पहले लोअर कोर्ट्स जो हैं वो एंड पे आएंगे, और नहीं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट आएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आएगा, और लास्ट पे लोअर कोर्ट आएगा। अब ओवर रोल हमारा रोल क्या है इसमें? It is not only important to abide by the laws of the country, but it is also very important to understand the reasons behind the functions of the laws that the government makes for us. हमें ये नहीं कि हमने ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लाज बनाए, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि वो लाज उनका क्या मकसद है, वो किस मकसद से बनाए गए हैं। सिंस ऑल ऑफ अस आर नॉट एजुकेटेड इन द फील्ड ऑफ लॉ, के बारे में सब तो नहीं जानते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल हु वी एलेक्ट टू एक्सप्लेन द लॉ। ये उन लोगों की ड्यूटी है जिनको हमने चुना है, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। देयर एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस टू अस। फ़ायदे और नुकसान हमारे लिए वो हमें बताएंगे। सिंस वी हैव टू रिलाई ऑन आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर हमें उस पर भरोसा है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट वी चूज द राइट पीपल। अगर वो हमें सही तरीके से कानून सिखाता है, इसका मतलब हमने एक अच्छे इंसान को जो है, सही इंसान को जो है रिप्रेजेंटेटिव चुना है। बट वी हैव नॉट ऑलवेज हैड द राइट टू चूज़ अवर गवर्नमेंट। हर टाइम नहीं, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड वी आर अंडर द, बहुत सारे वक्त तक हम सबको पता है हम ब्रिटिश राज के अंडर हैं, एंड हैड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय, हमें उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे। इनिशियली ओनली द ब्रिटिश हैड द राइट टू मेक लॉज फॉर, सिर्फ इंडिया में ब्रिटिशर्स ही लॉ बनाते थे, लेकिन बहुत सारी स्ट्रगल के बाद सेलेक्ट फ्यू वर गिवन द राइट टू वोट। कुछ उनको वोट देने का हक दिया गया, बट द कॉमन पर्सन हैड नो सच राइट। देयरफॉर व्हेन इंडिया गेन फ्रीडम, ब्रिटिश से अब आज़ादी हासिल हुई हमें कब? 1947 में। द लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म। उन्हें बताया कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, जहाँ पे वेयर एवरी पर्सन वुड हैव टू से
विड हैव अ से, जहाँ पे हर एक को बात रखने का हक हो। वन आवर कंट्री एक्सरसाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या होता है कि 1 पर्सन 1 वोट, यानी कोई भी शख्स जिसकी एज 18 ईयर्स है वो 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से ज़्यादा वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन जब हमारा हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था 1952 में, 1952 में आज़ाद नहीं हुआ था, फ्रीडम 1947 मिली, लेकिन ये जो है वो 1952 में जो है वो बताया गया था कि जो है वो जिसकी एज जो है वो 21 ईयर्स होगी वही वोट डाल सकते, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया था। ठीक है। अच्छा, एवरी पर्सन ऑफ द एज ऑफ 18 एंड अबव हैज़ अ राइट टू वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर एंड सोशल। किसी भी कास्ट से, किसी भी स्टेटस, अमीर हो गरीब हो, सबका वोट जो है वो बराबर माना जाएगा और हर एक के वोट की एक वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है। आखिर हमारे पास आई वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। ठीक है, हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में टुडे इन विच पीपल इलेक्ट देयर, जो जिसमें लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हु फॉर्मुलेट लॉज ऑन देयर बिहाफ। इलेक्शंस आर वोटिंग प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल सिटीजन एक्सरसाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दस means that all adults in the country have the right to vote in election irrespective of their race, gender, religion, ethnicity और social economic। कोई भी हो, किसी भी किस्म का हो, मर्द हो, औरत हो, जिसकी भी एज 18 साल से ऊपर हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कहीं पे भी रहता हो इंडिया में, उसको वोट डालने का हक है। वाइल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज प्रिवलेंट इन ऑल डेमोक्रेसीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, दिस वाज नॉट ऑलवेज सो इन सर्टन कंट्रीज, वुमेन वर डिनाइड द राइट टू वोट। बहुत सारे मुल्कों में जो है वो औरतों को हक नहीं वोट देने का। इन सम अदर द पुअर्स एंड लैंडलेस वर नॉट अलाउड टू वोट, और गरीब और जिनके पास ज़मीनें नहीं वो भी नहीं वोट डाल सकते। इन येट अदर्स द ब्लैक्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द वोटिंग, इसके साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट, हाँ ब्लैक्स को भी हक नहीं था। दस वाइल द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वर दियर इट वाज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, अगर वहाँ पे नहीं, इसके मतलब हम नेचुरली जो हम नहीं बता सकते यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो हर जगह मौजूद है। दस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज मॉडर्न डेमोक्रेसीज इज अ रिजल्ट अ लॉन्ग स्ट्रगल बाय द डिप्राइव्ड सेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स इन यूएसए, इनने भी बहुत जदोजहद की वोट हासिल करने के लिए। कब? 1920 में, आफ्टर अ लॉन्ग सफरागेट मूवमेंट शुरू हो गई थी वोटिंग के लिए। द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका सिक्योर्ड वोटिंग राइट्स इन 1994 में ब्लैक्स को जो है वो राइट जो है वो मिले वोट डालने के, व्हेन द पॉलिसी ऑफ द अपार्थेड और रेशियल सेग्रीगेशन जिसको हम कहते हैं वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन इंडिया। वहाँ पे अपार्थेड था, मींस वाइट्स को वोट डालने का हक था, ब्लैक को वोट डालने का हक नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो है अपार्थेड होता है, ब्लैक्स वर डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ नोट वर्दी दैट इंडिया ग्रांटेड द राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रीजन और इथनिसिटी एज सून एज इट बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 1947 में क्या हो गया? 1947 के बाद यहाँ पे कानून बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया पूरे हर एक इंसान को, जो भी इंडिया में रहता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कलर का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी कहीं जगह पे भी रहता हो, उसको जो है वो वोट डालने का हक है। ऑन, याद रखना, ऑन 10 दिसंबर 1948 द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये एक ह्यूमन राइट्स तौर पे इसको लिया गया है। इट लिस्ट्स आउट द बेसिक राइट, ये एक बुनियादी हक है और फंडामेंटल फ्रीडम है एंटाइटल ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए। इट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज अ ह्यूमन राइट, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ह्यूमन राइट कहा गया है। राइट होता है हक। ठीक है, थैंक यू।